सो हम स्टार्ट करते हैं टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन। पहले तो हम देखते हैं टू डायमेंशनल वेव इक्वेशंस क्या है। मैं ये वीडियो यहाँ पे प्ले कर रही हूँ, इसको अच्छे से आप देखिए, फिर इसको हम समझते हैं। देखिए, ये एक शीट हमने ली हुई है जिसको हमने चारों तरफ से बांधा हुआ है, जैसे यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है। अब आपने शीट को कहीं से बीट किया ऐसे, जैसे तबले पे थाप दी, तो देखो इसमें वाइब्रेशन शुरू हो गई, और वाइब्रेशन जो है टाइमली, यहाँ टाइम चल रहा है, ये टाइम मूव कर रहा है। तो किसी टाइम टी पर, किसी जगह पर एक्स और वाई पर क्या डिस्प्लेसमेंट है, क्या वाइब्रेशन है, वो हम कैलकुलेट करेंगे इस टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन से। तो ये टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन का मैंने ये छोटा सा एनिमेशन लिया है यहाँ पे। देखिए किस तरह से वेव प्रोड्यूस हो रही है। जैसे चादर को चारों कोनों से बांध दो, या टेंट लगता है, टेंट को हम चारों कोनों से बांधते और हवा चलती है तो टेंट ऐसे फ्लो करने लगता है, तो उसमें वाइब्रेशंस हो रही हैं, वहाँ पे वेव्स फॉर्म हो रही है। ये देखिए इस तरीके से। तो ये जो वेव्स फॉर्म हो रही है, ये टाइम का भी फंक्शन है और एक्स वाई का भी फंक्शन है। किसी टाइम टी पर एक्स वाई पोजीशन पर क्या डिस्प्लेसमेंट है, कितना वहाँ पे वाइब्रेशंस हो रही हैं, तो वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे यहाँ पे इस टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन में। तो ये टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन थी। अब इसको यहाँ पे समझते हैं। ये डायग्राम हमने लिया हुआ है, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। ये वहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यूज़ मिलेंगी, वाई यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर जब हम यहाँ से हम ऊपर की तरफ चले तो वाई की वैल्यू बी हो गई, तो ये वाई की वैल्यू बी हो गई। इधर एक्स ए है तो ये पूरी साइड एक्स ए रहा, और वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 है तो ये 0 हो गई। तो जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया, तबले पे बीट कर थाप देना, या आपने शादियों में देखा होगा टेंट लगा होता है छत पे, तो वो हवा चलती है तो वो जो टेंट है वो उड़ने लगता है, तो उसमें वाइब्रेशंस होती हैं, उसमें वेव फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये जो टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन है, टू डायमेंशनल क्यों है, क्योंकि अब वेव टू डायमेंशनली फॉर्म हो रही है। जो स्ट्रिंग थी उसमें वेव वन डायमेंशन थी। जैसे गिटार का एग्जांपल लें, गिटार स्ट्रिंग में आप ऐसे करोगे, उसको स्ट्रिंग को आप जब स्ट्रेच करके छोड़ोगे तो जो स्ट्रिंग में जो स्ट्रिंग में जो वाइब्रेशंस होंगी वो वन डायमेंशनल होगी। एक कल हम उसके क्वेश्चंस भी जब हम कर रहे थे तो भी हमने वहाँ देखा था कि एक्स एक्सिस पे वो तार बंधी हुई है और आपने उसको स्ट्रेच करके छोड़ा और उसमें वेव्स जो है, वाइब्रेशन जो है प्रोड्यूस हुई, तो वो वन डायमेंशन थी। यहाँ पे वाइब्रेशन टू डायमेंशनली प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। लेकिन ये अब जो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये जो अप डाउन हो रहा है मेम्ब्रेन में मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, मेम्ब्रेन में जो अप डाउन हो रहा है, तो वो किस किस का फंक्शन हो गया, एक्स का भी हो गया, वाई का भी हो गया और टी का भी हो गया। तो ये इक्वेशन टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसकी बाउंड्री कंडीशंस पे आते हैं। बाउंड्री कंडीशन का मतलब है कि अगर एक्स की वैल्यू 0 हो जाए, मतलब यहाँ से ये, तब आप यहाँ पे स्ट्रेच नहीं कर सकते, ठीक है, यहाँ से किनारे से आप स्ट्रेच नहीं कर सकते। तो इस किनारे पर हम कोई भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकते, कोई भी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर नहीं होगा। ऐसे ही जब x की वैल्यू a हो जाए, इस कॉर्नर से भी हम कोई भी डिस्प्लेसमेंट, कोई भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ऐसे y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू b पर। तो ये बाउंड्रीज पर कोई भी रिजल्ट हमें नहीं मिल रहा है, तो बाउंड्रीज पर ये वैल्यूज़ 0 हो गई, चाहे टाइम कुछ भी हो। यहाँ से हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है, हाँ, वो 0 आ गई। तो बाउंड्रीज पर जब x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू a है, y 0 है, y b है, उन बाउंड्री कंडीशंस पर u की वैल्यू 0 होगी। अब आते हैं इनिशियल कंडीशन पे। इनिशियल कंडीशन पे क्या है, x और y, आपने इस एरिया में, ये x और y, इस पूरे एरिया में, इस एरिया में आपने कहीं पर भी स्ट्रेचिंग की, ठीक है, आपने कहीं से भी मेम्ब्रेन को खींचा, स्ट्रेच किया, तो वो एक कर्व की फॉर्म बनाएगा। अब कर्व जो है वो इस, मान लो आपने यहाँ से स्ट्रेच किया या यहाँ से स्ट्रेच किया, यहाँ से, तो कहीं से भी अगर आप स्ट्रेच कर रहे हो तो वहाँ पे क्या बन रहा है, कर्व फॉर्म हो जाएगा, वो ऊपर की तरफ थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा। टाइम 0, टाइम तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है क्योंकि टाइम रुक गया ना, वो वहीं स्टॉप हो गया। दूसरा, इनिशियल वेलोसिटी, जब टाइम 0 है तो कितनी हो जाएगी, 0। तो ये बाउंड्री, ये इनिशियल कंडीशन है। इसमें दो बाउंड्री कंडीशंस वन डायमेंशन से ज़्यादा आ गई हैं, क्योंकि वहाँ पे जो बाउंड्री कंडीशंस थी वो ऊपर वाली होती थी। अब क्योंकि हमारे पास एक डायमेंशन और बढ़ गई है, तो बाउंड्री कंडीशन भी अकॉर्डिंगली हमारे पास आ गई। इनिशियल कंडीशन यहाँ पर यही है, दो इनिशियल कंडीशन है हमारे पास।
अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, हमें इसका सॉल्यूशन लेना है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन लेते हैं। तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन ऑफ टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन। तो पहले हम इसकी जो है इक्वेशन लिख लेते हैं, फिर इक्वेशन में देखते हैं किस किस का फंक्शन है, किसको क्या एज्यूम करना है। तो वी हैव, आपको ये इक्वेशंस याद होनी चाहिए एग्जाम्स के लिए, क्योंकि वहाँ पे ये नाम से पूछी जाती हैं। तो वी हैव टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन इज डी टी स्क्वायर सी स्क्वायर डेल टू यू डेल एक्स स्क्वायर डेल टू यू डेल वाई स्क्वायर, और यहाँ पे सी क्या है, वेयर सी इज सी स्क्वायर, जो है सी स्क्वायर इज द टी बाय एम, टेंशन बाय मास। ये डेरिवेशन जब इन इक्वेशंस का करते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें डिस्कस करनी होती है हमें। अब हम इनका सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो अब बेसिकली यू किस किस का फंक्शन है, यू एक्स का फंक्शन है, यू वाई का फंक्शन है, और यू टी का भी, टाइम का भी फंक्शन है। तो हम मानेंगे वही मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल लेंगे। तो हम मानेंगे जो u है वो x, y और t का फंक्शन है, ठीक है, इज अ फंक्शन ऑफ x, y, t। ये इसका सॉल्यूशन है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ above equation, is a solution of above equation। अब इसमें इनको भी डिफाइन कर देते हैं, वेयर कैपिटल X इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली, ये लिख के बताना बहुत जरूरी है, इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली। कैपिटल Y इज अ फंक्शन ऑफ y ओनली, और कैपिटल T इज अ फंक्शन ऑफ t ओनली, ठीक है। एक्स वाई टी सॉल्यूशन है, लेकिन एक्स कैपिटल एक्स वाई टी जो है वो फंक्शंस हैं किसके, वेरिएबल एक्स के, वेरिएबल वाई के, वेरिएबल टी के, और वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये सॉल्यूशन हमने एज्यूम किया है तो हम इसे इस इक्वेशन में पुट करके देखेंगे, ठीक। तो हमें इन सबकी वैल्यूज लिखनी है। तो डेल टू यू डेल टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डायरेक्टली मैं बता देती हूँ आपको, करके आप देख सकते हैं। टी का ही डिफरेंशियल होगा यहाँ पे, फिर ऐसे ही डेल टू यू डेल एक्स टू, तो यहाँ एक्स का करना है हम डिफरेंशियल, तो एक्स डैश डैश वाई टी, फिर डेल टू यू डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई डैश डैश टी। और हम इन इक्वेशंस को यहाँ पे, इन रिजल्ट्स को यहाँ पे, रिजल्ट्स जो है ये, इसको इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो पुट above results in equation 1। अब हमने इक्वेशन 1 में रिजल्ट्स पुट कर दिए। तो वी हैव एक्स वाई टी डैश डैश इक्वल टू सी स्क्वायर, इक्वल टू सी स्क्वायर, और एक्स डैश डैश वाई टी प्लस एक्स वाई डबल डैश टी, हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया। अब हमें वेरिएबल सेपरेट करने हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो वेरिएबल सेपरेट करते हैं। तो आफ्टर सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, जब हम वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे तो हमारे जो इक्वेशंस हैं वो बन जाएगी, सी को मैंने दूसरी तरफ ले लिया, सी स्क्वायर टी डैश डैश बाई टी इज इक्वल टू एक्स डैश डैश टी वाई, पहले हम सी को इधर ला रहे हैं, फिर वेरिएबल सेपरेट भी कर रहे हैं, और वाई डैश डैश एक्स टी। और अगर हम इसे वेरिएबल सेपरेट कर ही लेते हैं, रुको इसी में कर लेते हैं, एक्स डबल डैश एक्स आ जाएगा, यहाँ पे वाई डबल डैश वाई आ जाएगा, ये हट जाएंगे, नहीं तो ही कर लेते हैं इसको। कैसे करते हैं वेरिएबल सेपरेट, एक्स वाई टी से दोनों तरफ को डिवाइड कर देंगे और सी को हम इधर ले आएंगे, तो वेरिएबल सेपरेट इजीली होगा, यहाँ पे बार बार नहीं लिखना इसको। तो ये हमारे वेरिएबल सेपरेट हो गए। अब ये इक्वेशन मुझे सॉल्व करनी है और यहाँ पे दो वेरिएबल एक साथ आ रहे हैं, तो दिस विल बी ट्रू ओनली
व्हेन ईच मेंबर इज अ कांस्टेंट। हम इस इन इक्वेशंस को, ये तभी ट्रू होंगी, तभी सॉल्व होंगी अगर हर मेंबर कांस्टेंट हो। तो दैट मीन्स ये भी कांस्टेंट के इक्वल हो, ये भी कांस्टेंट के इक्वल हो, और कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट भी कांस्टेंट होगा तो ये खुद से कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं लेट एक्स डबल डैश बाय एक्स को मैंने माइनस के स्क्वायर ले लिया। जैसे आप पी स्क्वायर लेते थे ऐसे हमने यहाँ के स्क्वायर ले लिया। आप पी ले लो, क्यू ले लो, कोई ऐसी बात नहीं है। और नेगेटिव में मैंने क्यों लिया ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि हमें वो सॉल्यूशंस चाहिए जो ज़्यादा कंसिस्टेंट होंगे हमारी बाउंड्री कंडीशन के साथ। और हमने जब पीछे भी इसका वन डायमेंशनल वेव का सॉल्यूशन किया था तो हमने तीनों केसेस पे हमने डिस्कस किया था। तो माइनस के स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर वाले पे हमें ज़्यादा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड हुआ था। तो हमने यहाँ पे इसीलिए पहले ही माइनस के ले लिया, हमने इसको माइनस के माना है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो के डैश डैश प्लस के स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, और जिसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी एम स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0, और एम इज इक्वल टू प्लस माइनस आई के। तो इमेजनरी रूट है तो एक्स की वैल्यू जो हो जाएगी C1 कॉस के एक्स और C2 साइन के एक्स। तो ये हमारा एक्स का सॉल्यूशन आ गया। अब हमने ऐसे ही y को, हम जैसे k माना है ना, y को ऐसे हम एल स्क्वायर मान लेंगे, क्योंकि दो अलग अलग लेने पड़ेंगे ना कांस्टेंट दोनों के लिए। तो एल स्क्वायर, तो सेम ऐसी y का सॉल्यूशन आ जाएगा। कर लेते हैं सॉल्व। y डैश डैश प्लस एल स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। तो एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल टू 0, और एम इज इक्वल टू प्लस माइनस आई एल, और y बिकम्स C1 कॉस वाई एल प्लस C3 ले लेते हैं कांस्टेंट, और C4 साइन वाई एल। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा सॉल्यूशन आ गया। अब हमें फिर निकालना है टी के लिए भी। तो मैं यहाँ पर माइनस का के स्क्वायर रख देती हूँ, माइनस का एल स्क्वायर रख देती हूँ, तो टी के लिए हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो गो टू द नेक्स्ट पेज। तो 1/c स्क्वायर टी डैश डैश ओवर टी इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लिया, के स्क्वायर एल स्क्वायर। तो ये इक्वेशन बनेगी टी डैश डैश प्लस, सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, के स्क्वायर एल स्क्वायर सी स्क्वायर टी इक्वल टू 0। तो इसकी भी ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी एम स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर एल स्क्वायर और सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एम इज इक्वल टू प्लस माइनस, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस आई अंडर रूट के स्क्वायर एल स्क्वायर, और सी अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो ये बना। तो टी की जो वैल्यू आई थोड़ी सी वो ऐसी लग रही होगी आपको, सी कॉस फाइव अंडर रूट के स्क्वायर एल स्क्वायर सी प्लस C6 साइन के स्क्वायर एल स्क्वायर सी। ये टी की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास तीनों सॉल्यूशन आ गए, और हमारा जो u है वो क्या है इन तीनों की प्रोडक्टिव फॉर्म में। तो u बिकम्स, u जो है वो एक्स वाई टी का फंक्शन है, और उसकी वैल्यू कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल टी से हमने निकाली है। तो मैं सारे आंसर्स यहाँ लिख रही हूँ। C1 कॉस के एक्स प्लस C2 साइन के एक्स, फिर C3 साइन एल वाई, C4, एक मिनट इसको दोबारा से लिख लेते हैं, C3 कॉस एल वाई था, C3 कॉस एल वाई, C4 साइन एल वाई। फिर ये वाला लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ जगह थोड़ी सी है तो मैं इधर लिख लेती हूँ, C5 कॉस अंडर रूट के स्क्वायर एल स्क्वायर सी प्लस C6 साइन
के स्क्वायर एल स्क्वायर सी। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। अभी ये सॉल्यूशन है, अभी इसमें हमें बाउंड्री कंडीशन और इनिशियल कंडीशंस और लगानी है। तो पहले हम बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे, फिर हम इनमें इनिशियल कंडीशंस लगाएंगे। तो जस्ट गो फॉर द बाउंड्री एंड इनिशियल कंडीशन। तो पहली बाउंड्री कंडीशन मैं लिखती हूँ, 4 बाउंड्री कंडीशन है, पहले वो लगेंगी फिर इनिशियल लगेगी। तो पहली बाउंड्री कंडीशन थी कि u 0 बाय t इक्वल टू 0 है ना। तो x अगर 0 हो जाएगा तो फिर हमारा ये सॉल्यूशन भी 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ x को 0 कर देती हूँ। तो मैंने x को यहाँ 0 कर दिया, तो जो हमारा u था 0 बाई टी हो गया। तो मैंने यहाँ x को 0 कर दिया तो c1 बचा, फिर मैंने x को 0 कर दिया तो साइन 0 0 हो गया। x को 0 करना है ना, y को नहीं करना। और हमें यहाँ t भी आएगा, t मिलेगा, t का फंक्शन होगा ना। तो x को 0 करना है ना, हमें y और इसको नहीं करना। तो c1 आ गया यहाँ पे, बाकी के ब्रैकेट्स हमारे एज इट इज आ गए। c3 cos ly और c4 sin ly, c5 cos k स्क्वायर एल स्क्वायर सी टी प्लस c6 sin k स्क्वायर एल स्क्वायर टी। ठीक है, तो ये हमारे पास अब इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है ना। तो ये 0 है। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो ये ब्रैकेट 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये ब्रैकेट 0 हो गया पूरा तो मेरा सॉल्यूशन 0 हो जाएगा। इसको भी हम पूरे ब्रैकेट को 0 के इक्वल नहीं कर सकते, ये सॉल्यूशन 0 हो जाएगा। तो C1 की वैल्यू 0 आएगी। तो पहली बाउंड्री कंडीशन ने हमको C1 की वैल्यू 0 ले ली। तो हम क्या करेंगे, इसको अपने सॉल्यूशन में अपडेट कर देंगे और फिर नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन पे चलेंगे। तो पहली बाउंड्री कंडीशन के बाद जो हमारा सॉल्यूशन था x बाई टी, वो क्या बना, c1 को 0 कर देंगे उसमें। c1 को 0 जब हमने कर दिया तो वो बना c2 साइन के एक्स, c3 cos ly, c4 sin ly, c5 cos अंडर रूट के स्क्वायर एल स्क्वायर टी और c6 साइन अंडर रूट के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर सी टी। ये आ गया। थोड़ा सा ध्यान से वेरिएबल्स कितना छूट ना जाए। अब सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या थी कि अगर x की वैल्यू a हो जाए तो भी डिस्प्लेसमेंट, तो भी हमारा जो आंसर है u की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। तो मैंने यहाँ अब x को a रख दिया, तो c2 ये बचा, साइन a k आ गया। सिर्फ हम x को ही a रख रहे हैं, y और t को नहीं रख रहे हैं। तो c3 cos ly, c4 sin ly, फिर ऐसे ही c5 cos अंडर रूट के स्क्वायर एल स्क्वायर सी टी प्लस c6 sin के स्क्वायर एल स्क्वायर सी टी। ये टर्म आ गई। अब देखो c2 को 0 नहीं कर सकते क्योंकि c1 ऑलरेडी 0 है, ये ब्रैकेट्स हम 0 कर नहीं सकते हैं। तो 0 किसकी वजह से हो सकता है, साइन ए के की वजह से। तो साइन ए के इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू साइन, तो जैसे हम एन पाई लेते थे अब एम और एन 2 बार मानना पड़ेगा, तो यहाँ पे एम पाई ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो है के की वैल्यू, जो कांस्टेंट हमने के अपने पास से माना था उसकी वैल्यू हमें मिल गई एम पाई बाय ए। तो मुझे के की वैल्यू मिल गई एम पाई बाय, तो जहाँ जहाँ के आ रहा है वहाँ मैं एम पाई बाय ए रख दूँगी। तो सॉल्यूशन को अपडेट कर लेते हैं। एक्स वाई टी इज इक्वल टू C2 साइन के की जगह एम पाई बाय ए। फिर क्योंकि ये तो के की वैल्यू है ना, इस वाले ब्रैकेट में कहीं पे भी के नहीं है, सो C3 cos ly, C4 sin ly, C5 cos, इसमें आ रहा है के, तो के की जगह मैंने रखा एम स्क्वायर पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एल स्क्वायर सी टी प्लस C6 साइन, फिर साइन में भी के आ रहा है, तो एम स्क्वायर पाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर सी टी। कोई बात नहीं, इसको वैल्यू को मैंने यहाँ पुट कर दिया। अब थर्ड बाउंड्री कंडीशन, फिर से एक और बाउंड्री कंडीशन है। वो बाउंड्री कंडीशन
कंडीशन अब वाई के लिए लगेंगी। अब एक्स वाले ब्रैकेट्स के लिए तो दोनों कंडीशंस लग चुकी ना, अब वाई के लिए लगेंगी। तो पहली बाउंड्री कंडीशन क्या है, एक्स कुछ भी हो, अगर वाई 0 है तो भी ये 0 हो, तो आप वाई को 0 रख देंगे। तो देखो C2 साइन C2 साइन एम पाई बाई ए तो हमारा ऐसे ही हो गया, इसमें तो वाई आ ही नहीं रहा। साइन एम पाई बाय ए। अब यहाँ पे देखो आपने y को 0 रखा तो cos y 0 हो गया, तो C3 बचा। साइन y 0 0 होता है और इसमें y है ही नहीं। C3 cos n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एल स्क्वायर C t प्लस C5 है C6 साइन n स्क्वायर पाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर C t। ठीक है, अब ये 0 के इक्वल है। अब C2 तो 0 नहीं कर सकते, साइन एम पाई नहीं 0, तो यहाँ से C3 की वैल्यू 0 मिलेगी, तो C3 भी हमारा 0 हो गया। तो सॉल्यूशन में जो है हम C3 को भी 0 कर देंगे। तो इस बाउंड्री कंडीशन के बाद सॉल्यूशन को अपडेट कर देते हैं। तो सॉल्यूशन विल बी UX3 इज इक्वल टू UXYT इज इक्वल टू, तो सॉल्यूशन अपडेट होने के बाद हमारे पास आएगा, पीछे से देख लेते हैं सॉल्यूशन को। देखो ये रहा C2 और C4, दो ये बचे, C3 तो 0 हो गया, तो C2 C4 C2 C4 साइन एम पाई एक्स बाय ए, फिर यहाँ पे था साइन एल वाई, और वो जो पूरा ब्रैकेट था C5 कॉस अंडर रूट क्या था वो, एम स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर C t C6 साइन एम स्क्वायर पाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर C t। अब एक और बाउंड्री कंडीशन है, वो क्या है, एक्स बी टी भी 0 है, तो y की वैल्यू b हो जाएगी तब भी 0 है, तो हमको y को यहाँ b रखना है। तो C2 C4 साइन एम एक्स बाय एम पाई एक्स बाय ए साइन एल वाई, तो यहाँ पे y को आपने b रख दिया, तो एल बी हो गया। फिर ये वाला ब्रैकेट ऐसे ही कॉस एम स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर C t C6 साइन एम स्क्वायर पाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर C t। अब ये टर्म तो 0 नहीं हो सकती पूरी की पूरी, तो साइन एल वाई, ये साइन बी एल 0 हो जाएगा। तो साइन बी एल 0 कब होगा, जब साइन, जैसे वहाँ पे एम पाई लिया था या एन पाई ले लेंगे, तो यहाँ से एल की वैल्यू आ जाएगी एन पाई बाय बी। अब एल को भी अपडेट कर देंगे। तो चारों बाउंड्री कंडीशन के बाद जो हमारा सॉल्यूशन आया वो आया C2 C4 साइन एम पाई एक्स बाय ए साइन एल की जगह हम रख देंगे एन पाई वाई बाय बी और C5 कॉस, अब यहाँ पे भी आपको अपडेशन देना है, तो एम स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एल की वैल्यू क्या है, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर C t C6 साइन एम स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और C t और ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। अभी हमारी इनिशियल कंडीशंस बची हुई है, चार हमने बाउंड्री कंडीशंस लगाई इसमें, और सॉल्यूशन हमारा अभी बाउंड्री कंडीशंस के बाद ये आ गया। अब वी हैव टू अप्लाई इनिशियल कंडीशंस। तो पहली इनिशियल कंडीशन क्या होगी, पहले इनको चलो इनिशियल कंडीशन ही लगा देते हैं। तो
पहली इनिशियल कंडीशन यूज़ कर लेते हैं, डेल वाई बाई डेल टी 0 होगा, देन टी इज इक्वल टू 0। अब टी पे लगेंगे, इनिशियल एक्स वाई की तो हो गई ना, ये बाहर वाला टर्म तो ऐसे ही आ जाएगा, साइन एम्पायर, इसका डिफरेंशियल कर देते हैं, डिफरेंशियल लिख लेते हैं। तो अब हम टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे, तो टी बाहर तो कहीं है ही नहीं इन चारों में, तो ये तो ऐसे ही आ गए, साइन एन पाई बाई बाई बी। अब टी के रेस्पेक्ट में करना है इंटीग्रेशन, तो करते हैं, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एम स्क्वायर पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बी स्क्वायर सी टी, और टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट टर्म आ गई, एम स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये सी। फिर सी सिक्स कॉस, ये पूरी की पूरी टर्म आ गई, एम स्क्वायर पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बी स्क्वायर सी टी, और ये कांस्टेंट टर्म क्योंकि हम टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ए स्क्वायर और एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बी स्क्वायर सी। अब हमें क्या रखना है, टी को 0 रखना है, तो ये डिफरेंशियल भी 0 हो जाएगा, तो ये बाहर वाली टर्म्स तो एज इट इज आ गई, साइन एन पाई बाय बाय ए। अब हम टी को 0 रख देते हैं, तो जब हम यहाँ टी को 0 रखेंगे तो साइन वाली टर्म पूरी 0 हो गई, ठीक है। जब आप यहाँ टी को 0 रखेंगे तो कॉस 0 1 हो गया, तो अंदर बचेगा C6, और ये जो ब्रैकेट आया आपके पास एम स्क्वायर पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बी स्क्वायर सी। तो देखो अब यहाँ पे जो C6 है वो 0 बन जाए, C6 0 हो गया, तो अब C6 को 0 रख के फिर सॉल्यूशन को अपडेट कर देंगे, तो हमने C6 को 0 कर दिया, तो जो y(xt) है, y u आएगा यहाँ पे, प्रीवियस पेज पे एक बार देख लेते हैं, हमने y लिख दिया है, u आएगा, दिस इज द u, इनिशियल कंडीशन जो है वो u के लिए है ना, हमारा फंक्शन तो u है ना, और तो कोई नहीं है, तो u एक्स वाई टी इज इक्वल टू, जरा पीछे से देख लें क्या 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 था हमारे पास, C2 C4 C2 C4 और साइन एम पाई एक्स बाय ए साइन एन पाई वाई बाय बी, और अंदर हमारे पास C5 बचा था, C6 तो 0 हो गया था, तो कॉस अंडर रूट एम स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर सी टी, ये बचा था। अब यहाँ पे देखो ये 3 है कांस्टेंट, C2 C3 C2 C4 C5, तो इन कांस्टेंट को हम कुछ मान लेते हैं ना, तो इन कांस्टेंट को हमने मान लिया A मान लिया या D मान लिया, कुछ भी आप मान सकते हो, तो कांस्टेंट को हमने ले लिया A M N मान लेते हैं कांस्टेंट को, क्योंकि M और N दो टर्म्स आ रही हैं, इज इक्वल टू C2 C4 C5, तो सॉल्यूशन जो है वो, अब ये कंडीशन बच रही है C2 C4 C5, तो ये हमारा हो गया AMN साइन एम पाई एक्स बाय ए साइन एन पाई वाई बाय बी कॉस अंडर रूट एम स्क्वायर पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बी स्क्वायर सी टी, ठीक है। ये हमारे पास
सॉल्यूशन आ गया। अभी एक इनिशियल कंडीशन रह रही है, वन इनिशियल कंडीशन इज लेफ्ट हियर। वो क्या थी? वो थी u एक्स वाई ज़ीरो। जब t ज़ीरो हो जाएगा तो फंक्शन एफ एक्स वाई हो जाएगा। जब हम स्ट्रेच करेंगे, वो जो इनिशियल कंडीशन थी, तो हम t को ज़ीरो मान लेते हैं। इसको पहले तो एक मोस्ट जनरल सॉल्यूशन में भी डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मोस्ट जनरल सॉल्यूशन। तो u एक्स वाई टी का मोस्ट जनरल सॉल्यूशन समेशन लगा के आ गया। ठीक है, अब हम इसमें इनिशियल कंडीशन लगा रहे हैं, बची हुई इनिशियल कंडीशन जो थी हमारी, बस इसके बाद ही खत्म हो जाएगा ये। तो मैंने यहाँ t को ज़ीरो रख दिया, तो ये मेरे पास हो गया एफ एक्स वाई। टी को ज़ीरो रख के फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स वाई हो गई। समेशन ए एम एन साइन एम पाई एक्स बाय ए साइन एन पाई बाय बाय बी। जब आप t को ज़ीरो रखेंगे तो कॉस ज़ीरो वन हो जाएगा। तो ये आ गया। अब मुझे ए एम एन चाहिए, तो ए एम एन मैं तभी निकाल पाऊंगी या तो कुछ कंपेयर करने के लिए हो, साइन के फंक्शन हो, कुछ भी हो, एक टर्म हो, दो टर्म हो। तो यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है, तो फिर क्या करते हैं, फोरियर सीरीज का यूज़ करते हैं। फोरियर से निकलता है। तो यहाँ पे क्या है, फोरियर सीरीज में समेशन जो है, अब यहाँ पे जो समेशन आपका है ना, वो दो समेशन लगेंगे, क्योंकि हमारे पास, मैंने यहाँ एक लगा दिया था, दो समेशन लगेंगे, क्योंकि एम के लिए भी चलेगा समेशन और एन के लिए भी चलेगा समेशन। तो मोस्ट जनरल सॉल्यूशन में अब जो समेशन है वो एम एन के लिए चलेंगे। तो यहाँ पर भी समेशन को मैंने दो कर दिया, एम इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी, एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी। तो यहाँ दो समेशन हो गए हमारे पास। अब मुझे ए एम एन चाहिए, तो ए एम एन मुझे फॉरियर सीरीज से निकालना पड़ेगा। फॉरियर हम लगा रहे थे जब एक समेशन होता था, तो एक समेशन के लिए फॉरियर लग जाती थी। अब यहाँ दो समेशन के लिए मुझे फॉरियर लगानी है, तो यहाँ पे डबल फॉरियर सीरीज लगेगी। तो वही जो फार्मूला हम एक के लिए लगाते हैं ना, उसी को डबल कर लेंगे। तो जैसे हम टू बाय एल करते थे, तो यहाँ टू बाय एल कितना है हमारा, ए है यहाँ पे, तो टू बाय ए, टू बाय बी, तो फोर ए बी, इस तरह से चलेगा फॉरियर सीरीज। तो वेयर ए एम एन इक्वल टू टू जा फोर बाय ए बी। अब दो इंटीग्रेशन लगेंगे, ज़ीरो से ए, ज़ीरो से बी, क्योंकि अब एक्स के लिए भी निकलेगा, वाई के लिए भी निकलेगा। फंक्शन एफ एक्स वाई साइन एम पाई एक्स बाय ए साइन एन पाई बाय बी डी एक्स डी वाई। तो ये ए एम एन निकल जाएगा। तो जो आपका फाइनल आंसर होगा, आप उसको कैसे देंगे, यू एक्स वाई टी इज इक्वल टू समेशन, दो समेशन ध्यान रखना, शुरू में मैंने एक लगा दिया था, दो लगेंगे एम और एन दोनों के लिए। एक एम को डिफाइन करेगा, एक एन को डिफाइन करेगा। ठीक है, तो साइन एम पाई एक्स बाय ए, यहाँ ए एम एन आएगा, साइन एन पाई बाय बी कॉस अंडर रूट एम स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर सी टी। ठीक है, ये तो हमारा आंसर हो गया। वेयर क्या, ए एम एन बताना है। तो वेयर ए एम एन इज इक्वल टू, ए एम एन को आप यहाँ फॉर्मूले से बता दीजिएगा कि ए एम एन क्या है। क्या था, फोर ए बी, ज़ीरो से ए, ज़ीरो से बी, एफ एक्स वाई, जो भी ये फार्मूला है पूरा का पूरा लिखना है ऐसे, साइन एम पाई एक्स बाय ए साइन एन पाई बाय बी डी एक्स डी वाई। तो ये जो टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन थी, इसमें जो हमारा काम था वो वन डायमेंशन से थोड़ा सा बढ़ गया, क्योंकि बाउंड्री कंडीशंस बढ़ गई हैं। तो बाउंड्री कंडीशंस की वजह से डायमेंशन दो आ गई हमारे पास। तो इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा उससे लेंदी हो गया, बट सिंपल है, करेंगे। करने का तरीका वही रहेगा जैसे हमने वन डायमेंशन के केस में किया था, थोड़ा सा बस चेंज है इसमें कि डायमेंशंस यहाँ पे बढ़ गई हैं। तो सबसे पहले आप टू डायमेंशन की इक्वेशंस को लिखेंगे, आप देखेंगे उसमें कौन कौन से वेरिएबल हैं। यू के पास एक्स वाई टी है, तो एक्स वाई टी के लिए सॉल्व करेंगे। फिर हम सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के बाद बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे। तो बाउंड्री कंडीशन जैसे हम वन डायमेंशन में लगाए थे, वैसे यहाँ पे टू डायमेंशन में लगी है। उसके बाद फिर जनरल सॉल्यूशन बना लेते हैं। जनरल सॉल्यूशन के बाद फिर हम इसमें इनिशियल कंडीशन लगाते हैं।
और एफ एक्स वाई अगर आपको दे रखा है तो फिर आप इसको फोरियर सीरीज से ही कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा 2 डायमेंशनल वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन था। इसको प्रैक्टिस करिए आप अच्छे से।